नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तत्काल रूप से हटाने की मांग की है। उधर ममता बनर्जी ने अपनी नंदीग्राम की रैली कैंसिल कर दी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से टीएमसी ने पत्र लिखा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, तो उसके क्या मायने हैं? उनका ये कहना है कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो अपने पद का गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं। बेसिकली ये पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के पास जो ज्ञापन सौंपना, लेटर लिखना, ये पहले से कुछ समय से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर संज्ञान लिया था और भाजपा के नेताओं ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। राज्यपाल ने भी कई रिपोर्ट्स ममता बनर्जी के खिलाफ रामनाथ कोविंद के पास भेजी है। अब वहां पर पश्चिम बंगाल में जो अभी संवैधानिक पदों के दुरुपयोग की बात उठी है वो ममता बनर्जी के लिए ही उठी थी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से वहाँ पर टीएमसी के गुंडागर्दी बढ़ गई। टीएमसी के गुंडागर्दी बढ़ने के कारण जो हिंसा का माहौल हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी ने कई शिकायतें की। उसके अलावा ममता बनर्जी को लगने लगा कि राज्यपाल ने जिस तरह से बार बार संविधान के उल्लंघन, कानून व्यवस्था का उल्लंघन की बात कही है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसके सरकार के खिलाफ, उससे इनको अब राज्यपाल से खतरा लगने लगा। क्योंकि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ था तो उसके बाद भी ये मामला ने तुल पकड़ लिया था। इससे पहले जब 2-3 बार ममता बनर्जी के सरकार में ही जब पश्चिम बंगाल में हंगामा हुआ, हिंसात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डराने की कोशिश की गई, तो उस समय भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की सरकार को अल्टीमेटम दिया था। यहां तक कि डीजीपी को जब बुलाया गया तो डीजीपी ने वहां जाने से मना कर दिया। राज्यपाल के वो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग था, क्योंकि राज्य सरकार के प्रमुख ममता बनर्जी हैं और उनका एक आला पुलिस अधिकारी राज्यपाल के बुलाए जाने पर वहां नहीं पहुंचते हैं। तो ये सारे मामले सामने आए। उसके बाद राज्यपाल के ऑफिस में, उनके आवास पर, दोनों जगह पर जासूसी के मामले सामने आए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जब अपने आवास के खर्चों को बढ़ाने की बात की, वहां पर जो खर्च हो रहे थे जो राज्य सरकार वहन करती है, तो वो खर्च बढ़ाने की बात की, उसके लिए फंड भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया। उसके बाद राज्यपाल ने 2-3 और काम किए और ममता बनर्जी को चेतावनी दी। सबसे पहले वहां जब जासूसी का मामला आया था तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ममता बनर्जी ने जो वहाँ पर गवर्नर हाउस है उसमें जो एम्प्लॉय रखे हैं वो टीएमसी के एजेंट हैं, और कई ऐसे जो मामले थे, कई ऐसी बातें जो गुप्त बातें थी, जो रिपोर्ट्स दिए जाते थे ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ या उनके समर्थन में, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है राज्यपाल के ऑफिस से, वहाँ पर उन रिपोर्ट्स को लीक कर दी जाती थी। तो ये सारे मामले सामने आए और उसके बाद अंतिम तौर पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार को इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होती है, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चलती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने आर्टिकल 356 के उपयोग की बात भी कही थी। तो इनके कारण ममता बनर्जी को अब सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो राज्यपाल से लग रहा है, क्योंकि वो आक्रामक हो गए हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जा रही है। तो राज्यपाल की बड़ी भूमिका होती है उसमें। राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, उस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार या कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो ये सारी स्थितियां जो वहां उत्पन्न हुई है उससे ममता बनर्जी को अब राज्यपाल के ऊपर आक्रामक होने का मौका मिल गया है। अब वो चाह रही हैं कि किसी तरह से एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दें, केंद्र सरकार को मजबूर कर दें और राष्ट्रपति के पास जाकर हम भी एक दबाव बनाएं कि राष्ट्रपति शासन को मंजूर करने से पहले आप ये समझ लें कि वहाँ पर जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, वो सरकार हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो स्थितियां इसीलिए ये बनाई जा रही है, ये व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी, जैसे कि आपने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से डरी हुई हैं, तो जिस तरीके से जो 7 जनवरी को रैली होने वाली थी नंदीग्राम में ममता बनर्जी की, उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा था कि 8 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी को भी उसके जवाबी रैली करनी थी वहां पर नंदीग्राम में। तो क्या ऐसा माना जाए कि वो शुभेंदु अधिकारी से भी घबरा गई हैं? बिल्कुल, वो तो भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे शुभेंदु अधिकारी, तो उस समय उनका बयान और उसके बाद उनका बयान, दोनों बयानों को देख लीजिए। जिस तरह से टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिश की, सबसे पहले उनके पास दूत भेजा गया, कल्याण बनर्जी 2 बार मीटिंग किए, उसके बाद कल्याण बनर्जी ने जब प्लेटफॉर्म तैयार किया तो बाद में अभिषेक बनर्जी और साथ साथ प्रशांत किशोर को भी शुभेंदु अधिकारी से मिलने के लिए भेजा गया। यानी 4-5 बैठक चले दोनों के बीच, यहां तक कि ममता बनर्जी ने खुद भी शुभेंदु अधिकारी से बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो उसके बाद क्या हुआ? जब शुभेंदु अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर ममता बनर्जी ने बोलना शुरू कर दिया कि 1-2 विधायकों के जाने से, मंत्री के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टीएमसी को। लेकिन वो फर्क जो पड़ने वाला था वो अब दिखाई पड़ने लगा है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की बात की क्यों थी? ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उनको पहले से पता था कि ये पूरा एरिया शुभेंदु अधिकारी या उनके परिवार का, अधिकारी परिवार जो है उनके दबदबा वाला क्षेत्र है। मिदनापुर के क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी के सारे परिवार के लोग ही हैं। शिशिर अधिकारी हों, सौमेंदु अधिकारी हों, देवेंदु अधिकारी हों, 2 उनके परिवार से 2 सांसद हैं, एक खुद ही विधायक रहे, मंत्री रहे, एक नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को पहले से ये समझ लेना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ने उसी मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए प्लान किया था। उनको लग रहा था कि अगर नंदीग्राम में जाकर वहां चुनौती देंगे शुभेंदु अधिकारी को, यानी पूरे अधिकारी परिवार को, तो उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय नज़दीक आने लगा और शुभेंदु अधिकारी ने खुद भी ये चुनौती दी कि अगर ममता बनर्जी 7 तारीख को रैली करती है तो वो 8 तारीख को रैली करेंगे। अब यहाँ से मनोवैज्ञानिक दबाव की जो कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी के तरफ से, वो पलड़ा उलट गया। ममता बनर्जी का दांव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि ममता बनर्जी को लगा कि अगर नंदीग्राम में रैली करते हैं और वहाँ पर मंच पर अधिकारी परिवार के दूसरे जो लोग हैं, यानी कि शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और सांसद हैं, उनको अब तक उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है कि हम टीएमसी के साथ नहीं हैं। उनके भाई देवेंदु अधिकारी जो हैं वो भी ऐसा बयान नहीं दिए हैं कि हम टीएमसी के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर वो मंच पर नंदीग्राम में उनके साथ नहीं रहेंगे तो लगभग आसपास के कार्यकर्ता, नेता जो हैं ये मानकर बैठ जाएंगे कि पूरा अधिकारी परिवार टीएमसी के खिलाफ है। क्योंकि राजनीति में परोक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें होती है और बाप बेटे, भाई भाई के बीच में जो दरार पड़ना कोई आम बात है, सब बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जब इनको ये पता चलने लगा कि वहाँ पर हम जाएंगे और बड़े नेता मंच से गायब रहेंगे, नंदीग्राम के आसपास में शुभेंदु अधिकारी का पहले से दबदबा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जब कम उम्र के ही थे तो उन्होंने ममता बनर्जी को इसके लिए तैयार किया था और उस पूरे क्षेत्र के किसानों के बीच बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे। इसलिए 2011 के चुनाव में उस पूरे क्षेत्र में यानी कि 40 से 50 सीटों पर ममता बनर्जी का 30 से 35 सीटों के बीच जीत दर्ज हुई थी। और यही कारण था कि 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में नंदीग्राम और सिंगूर का बड़ा अहम भूमिका बड़ी रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी उसी क्षेत्र में जाकर अधिकारी परिवार को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, ताकि वहाँ के जो नेता कार्यकर्ता जो टीएमसी के हैं वो कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव खत्म हो जाए उनके ऊपर।
लेकिन जब उनको ग्राउंड की रियलिटी का पता हुआ, जब उनको लगने लगा कि अब वहाँ पर जो हम रैली करने जा रहे हैं उसमें 2000 लोग भी नहीं पहुँचेंगे और नंदीग्राम में बड़े नेता नहीं पहुँचेंगे, तो ऐसे स्थिति में जो घोर बेइज्जती से बचने के लिए थोड़ी बेइज्जती सह लो, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है, अगर हम नहीं जाएंगे, रैली रद्द करेंगे, तो उसके बाद उनके ऊपर तंज कसा जाएगा। लेकिन ये तंज कुछ समय के लिए होगा। अगर रैली विफल रही, वहाँ नेता नहीं पहुँचे, लोग नहीं पहुँचे और अगले दिन उनसे 10 गुना बड़ी जो समर्थन वाली रैली शुभेंदु अधिकारी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही वहाँ पर हार जाएंगी जी। ये चुनाव में मनोवैज्ञानिक दबाव का बड़ा असर होता है जी। तो वो मनोवैज्ञानिक जीत पहले ही हासिल कर लेंगे। तो उस जीत से और उस घोर बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने पहले ही सरेंडर बोल दिया और रैली करना छोड़ दिया कि रैली रद्द कर दी। और यही स्थिति अभी पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में है। जी राजीव जी, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष पद से शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को हटा दिया है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने की वजह से अब सौमेंदु अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि जो हटाने के बाद जो टीएमसी के तरफ से आरोप लगाया गया है वो भी इसी ओर इशारा करता है। टीएमसी का कहना है जिस तरीके से सौमेंदु अधिकारी को हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सूचना इसकी नहीं मिली कि क्यों हटाया जा रहा है। वो टीवी पर देख के, समाचार देख के उनको पता चला कि उनको हटा दिया गया है जी। और ये एक तरफा फैसला था, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया कि आपको ये पद से क्यों हटाया जा रहा है। उसके लिए नोटिस दिया जाता है, पार्टी में चर्चा की जाती है और उन्हें बताया जाना चाहिए कि हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उस क्षेत्र में अपने पद पर रहते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सौमेंदु अधिकारी 2 महीनों से मदद कर रहे थे जनसंपर्क कार्यक्रमों में। बिल्कुल, अगर जनसंपर्क कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो ये पूरा अधिकारी परिवार है उसमें शिशिर अधिकारी के बाद अधिकारी परिवार के कमान जो है वो शुभेंदु अधिकारी के हाथों में थी। देवेंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के छत्र छाया में काम कर रहे थे। वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे। बाद में इन लोगों ने भी कुछ बड़े बड़े पदों पर पहुंचाए इन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में अगर शुभेंदु अधिकारी जिस दिन वहां पर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद ये तो तय था कि उनका पूरा परिवार भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। अब ममता बनर्जी ने उनको नगर पालिका के चेयरमैन के पद से हटा दिया, लेकिन अभी ममता बनर्जी अगर दोनों सांसदों को, जो उनके परिवार के हैं शिशिर अधिकारी और देवेंदु अधिकारी, दोनों सांसदों को हटा के दिखाएं, वो नहीं हटाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग तो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला जाए। अगर पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और वो उनको किसी भी स्तर पर ये कोशिश कर रही हैं कि कहीं से भी उस परिवार के दूसरे लोग पार्टी विरोधी गतिविधियां करें और उसके लिए उनको सदस्यता को खत्म करने के लिए अप्लाई किया जाए। तो ये पूरा मामला जो इनका चल रहा है ममता बनर्जी का, वो टारगेट तो है। इनको पता है कि पूरा उस क्षेत्र में अधिकारी परिवार का दबदबा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमारी हार होगी और इसके लिए सिर्फ अधिकारी परिवार को टारगेट सिर्फ पदों के लिए नहीं किया जाएगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हो गया। वो हर तरह से साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि किसी तरह से वहां पर टीएमसी की बची खुची इज्जत बचाया जा सके। जी राजीव जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है उनकी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अब भी इस तरह की बातें कर रही हैं। जब उन्होंने बोलपुर में रैली की तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 294 सीटों का सपना देखने वाले 30 सीट जीत कर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रशांत किशोर भी पहले कहे हैं और उसके बाद ममता बनर्जी भी उन्हीं की बात बोल रही हैं। तो 294 सीटों में से 30 सीटें अगर जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस पार्टी को लोकसभा में 18 सीटें मिली है, उस पार्टी के बारे में 1 साल के बाद यह स्थिति है कि ममता बनर्जी उसी बात के लिए चैलेंज कर रही हैं।
12 सीटों का नुकसान ममता बनर्जी को लोकसभा में हुआ। जी। और उसके बाद अब जो स्थितियां बदली, उसमें जब विधानसभा सेगमेंट की बात करें तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुछ जगहों पर दूसरे पोजीशन पर रही, तीसरे पोजीशन पर रही। वो सारे सेगमेंट की बात करें अगर असेंबली सेगमेंट में, तो 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे चल रही थी। और यही रिपोर्ट प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को सौंपी थी कि अभी जो स्थिति है उसमें ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। जो लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली सेगमेंट के आधार पर अगर बढ़त की बात करें तो जी। लेकिन उसके बाद जो सीएए का आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ जो आंदोलन किए गए, प्रदर्शन हुए, हिंसात्मक आंदोलन चले, उसके बाद स्थिति और बदल गई। और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर टारगेट किया है 200 प्लस, वो 200 प्लस कोई हवाई नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली थी, उसके बाद जो आगे सीएए के खिलाफ आंदोलन और ममता बनर्जी कोरोना के समय में भी जिस तरह से बार बार गिरती गई, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो हंगामा चलता रहा, टीएमसी के में भी फूट पड़ी, टीएमसी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन आंकड़ों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है कि 150 सीटों पर, अगर उस समय की बात करें 2019 की, तो अगर उसके बाद अगर 10-15 सीट का इधर उधर का आंकड़ा हो, तो आगे जो अगले 1 साल जो उसके बाद चला और आगे 4 महीना और जो होगा, वो जो माहौल बनेगा उसमें 50-60 सीटें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जीत सकती है। तो ये पूरा आंकड़ा 200 प्लस का उन्होंने ये इस आधार पर ही बनाया है। और हो सकता है कि ये आंकड़ा आसपास हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए 200 सीटों की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी खुद ही अगर 30 से 40 सीट ले आए तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उल्टा दांव खेल रही है कि किसी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो डराया जाए, धमकाया जाए, उन्हें हतोत्साहित किया जाए ये बोल के। तो जब भी राजनीति में जब कभी भी इस तरह की बातें करनी शुरू हो जाती है और जब कभी राजनीति में छिछोरी बातें शुरू होती है, वहां से ये समझ में आ जाता है कि उस पार्टी का पतन शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी यही कर रही है। जी राजीव जी, एक और हास्यास्पद बयान दिया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों के, उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है, कुछ विधायकों के टीएमसी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है इसके साथ साथ कि उन्हें ये पता है कि बंगाल की जो जनता है वो उनके साथ है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, खास करके बीजेपी, तो ऐसे में वो ये कैसे कह सकती हैं? हाँ बिल्कुल। अब बेसिकली ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं जी। और गुस्से में कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती है जो उसके लिए और नुकसानदायक होता है। यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात हो गई है उनकी। क्योंकि उनके विधायक छोड़कर जा रहे हैं और वो बोल रही हैं कि विधायकों के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता उनके साथ है। अगर जनता उनके साथ है तो उन्हें घबराने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो स्पष्ट रूप से अपने तरीके से वहाँ पर शासन चला रही हैं। उन्हें लोक लुभावने वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि 10 सालों से वो सरकार में है, 10 सालों से उन्होंने काम किया है। अगर उसको जज करके ममता बनर्जी के साथ है जनता वहाँ की, तो फिर उन्हें ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत है, या फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से टारगेट करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद पूरे देश में जो मोदी विरोध के चेहरे बने हुए नेता हैं, उन लोगों को पश्चिम बंगाल लाकर ये साबित करना चाहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नेता है, कोई पार्टी है, तो वो है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। और वो ये दिखाना चाहती हैं कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी विरोधी गुट है वो हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ चुनाव लड़ रही है और उसके साथ साथ वामपंथी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच गठबंधन लगभग तय है। तो ऐसे स्थिति में ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो भाजपा विरोधी वोट हैं उसका बिखराव ना हो, इसीलिए वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही हैं कि मोदी विरोध का चेहरा वो बन जाए। अगर जनता का समर्थन है तो इन्हें इतनी कवायद करने की क्या ज़रूरत है, तुष्टिकरण की नीति अपनाने की क्या ज़रूरत है।
बेसिकली उनको इस बात का पता हो गया है, अनुमान हो गया है कि अब चुनाव उनके हाथ से खिसक गए हैं, बिल्कुल। वो अब कुर्सी पर नहीं रहेंगी। तो ऐसे स्थिति में कुछ ऐसी बातें करती रहनी चाहिए जो मन बहलाने के लिए हो, जो कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए हो, ख्याली पुलाव पकाना चाहिए, और वही स्थिति ममता बनर्जी कर रही है। जैसे 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अब पूरे देश में मोदी विरोध चल रहा है, असहिष्णुता का माहौल पनप रहा है, अवार्ड वापसी गैंग आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी तरह से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, मोदी को कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। लेकिन स्थितियां पलट गई और पिछले बार के चुनाव से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आए। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि इनका पूर्वानुमान कैसा है। ममता बनर्जी अब उसी स्थिति में जी रही है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अब निश्चित हो गया है कि बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की जो विदाई है वो साफ है, और जिस तरीके से वो बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं लगातार, वो उस वजह से है, उस घबराहट की वजह से है जो कि विदाई से पहले होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।